हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। आज हम बात करेंगे डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसके एक और एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, रूपांतरण के बारे में बात कर चुके हैं, जो ब्रीफ इफेक्ट था उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में, जो कि एक एविडेंस है जो ये साबित करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। तो आज हम हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। एटी हर्शे एंड एमजे चेज 1952 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज को लेकर। इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज थे उन्हें दो मीडियम में ग्रो करवाया। एक मीडियम ऐसा था जिसके अंदर सल्फर का S35 आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, और एक मीडियम ऐसा लिया जिसके अंदर फॉस्फोरस का P32 आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव। तो इससे क्या हुआ कि जब इसकी जो जनरेशन है इसमें ग्रो करवाएगी एक दो पीढ़ी तक, तो S35 क्योंकि S प्रोटीन में होता है, तो इसका जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड था उसके अंदर जो सल्फर था वो S35 रेडियो एक्टिव सल्फर से एक्सचेंज हो गया, यानी इसका जो पूरा प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिव S35 से लेस हो गया, पूरा रेडियो एक्टिव S35 इसके अंदर इंजेक्ट हो गया। और जो फॉस्फोरस 32 के अंदर ग्रो करवाया बैक्टीरियोफेज को, तो फॉस्फोरस हमें पता है कि डीएनए के हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट भी पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो जो फॉस्फोरस था P32 आइसोटोप था, वो जो डीएनए में फॉस्फोरस था उससे एक्सचेंज हो गया, और जो डीएनए इसके डीएनए में फॉस्फोरस था वो पूरा रेडियो एक्टिव P32 इससे एक्सचेंज हो गया, यानी इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेस हो गया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि S35 प्रोटीन कोड से लेस बैक्टीरियोफेज और P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेस डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर संक्रमण कराया। तो पहले हम इसका देखते हैं प्रोटीन वाले का S35 रेडियो एक्टिव का, कि जब इन्होंने इसके ऊपर इन्फेक्शन कराया ई कोलाई पर, तो इन्होंने क्या किया कि जो ई कोलाई को लिया और S35 वाले इस बैक्टीरियोफेज को लिया, और इस बैक्टीरियोफेज को लेकर ब्लेंडिंग की, इनको मिक्सअप किया। इसी कारण इसकी ब्लेंडिंग की इन्होंने। तो ब्लेंडिंग करने के कारण इसे ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को। तो इन्होंने ब्लेंडिंग करके इसको इन्फेक्शन कराया। तो इन्फेक्शन कराया तो हम जानते हैं कि जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करता है तब उसका जो बाहरी कोट है प्रोटीन का वो बाहर ही रह जाता है, केवल उसका डीएनए जो दूसरा बैक्टीरिया है उसके अंदर एंटर करता है। तो इसका कोट बाहर रह गया, बैक्टीरिया एंटर किया। तो उसके बाद जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, अपकेंद्रीकरण कराया गया, तो क्या पता चला कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, यानी जो S35 रेडियो एक्टिव हमने इसमें डाला था प्रोटीन कोड के अंदर बैक्टीरियोफेज में, वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई गई। जब हमने बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवा दिया था, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बैक्टीरिया के बाहर रेडियो एक्टिविटी थी, क्योंकि इसका प्रोटीन कोड बाहर रह गया, और जो सल्फर था रेडियो एक्टिव वो प्रोटीन कोड के अंदर था। तो इससे पता चला कि जो प्रोटीन है वो अंदर प्रवेश नहीं करता और रेडियो एक्टिविटी अंदर नहीं पाई जाती, और इससे जो अगली प्रोजेनी बनी, इन बैक्टीरियोफेज की अगली संतति बनी, उसके अंदर जो S35 रेडियो एक्टिव था वो एब्सेंट था, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो रेडियो एक्टिविटी आई नहीं। तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई नहीं तो अगली जनरेशन में जाएगी कहाँ से, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बाहर रह गई थी प्रोटीन कोड के साथ, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी थी S35 में,
H35 प्रोटीन कोड के अंदर। और दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ कि जब इस P32 फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया, उसकी ब्लेंडिंग कराई गई, इसको मिक्सअप किया गया ई कोलाई के साथ, तब ये डीएनए प्रवेश कर गया बैक्टीरिया के अंदर। और जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियोएक्टिविटी है और बैक्टीरिया के बाहर रेडियोएक्टिविटी नहीं है। यानी इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियोएक्टिविटी पाई गई, क्योंकि जो P32 के अंदर हमने इसको ग्रो करवाया था तो वो फॉस्फोरस पाया जाता है डीएनए में, और वो जुड़ गया इस डीएनए के फॉस्फोरस से एक्सचेंज हो गया और डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया। और जब इन्फेक्शन हुआ तो केवल डीएनए ही अंदर प्रवेश करता है, इसलिए जो रेडियोएक्टिविटी थी वो अंदर आ गई और बाहर प्रोटीन कोड था जिसमें इसमें रेडियोएक्टिविटी थी नहीं, क्योंकि इसमें हमने खाली जो P32 है उससे ग्रो करवाया था। तो इसके बाद जो इसकी प्रोजेनी देखी गई, इस बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियोफेज थे उसकी अगली जनरेशन देखी गई, तो उस जनरेशन में पाया गया कि इन जो बैक्टीरियोफेज है इनके अंदर जो डीएनए में फॉस्फोरस है वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, P32 है। यानी जो फॉस्फोरस हमने इस डीएनए के अंदर इंजेक्ट कराई थी P32 के मीडियम में ग्रो करके, वो अगली जनरेशन के अंदर अपने आप जो अगली प्रोजेनी बनी उसके अंदर ही वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस आ गई। यानी जो सूचनाओं का स्थानांतरण होता है वो डीएनए के द्वारा होता है, ये इससे साबित हुआ, क्योंकि जो डीएनए के अंदर हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस को एक्सचेंज करवाया था मीडियम में ग्रो करवाकर, वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस अगली जनरेशन के अंदर अपने आप सिंथेसिस हो गई, क्योंकि जो डीएनए है उसके अंदर वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस थी और अगली जनरेशन के जो डीएनए थे उसके अंदर भी रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस थी। तो इससे पता चलता है कि जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, और प्रोटीन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर सूचनाओं का स्थानांतरण करने के अंदर योगदान नहीं होता है, बल्कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, क्योंकि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।